बीच उपस्थित डॉक्टर कृष्णकांत त्रिपाठी, शिक्षा विभाग मिजोरम विश्वविद्यालय और लल माधवी कोलशी शिक्षिका MIC आईजो को आमंत्रित करती हूँ। हमारे इस सत्र के अध्यक्षता और मुख्य वक्ता का सम्मान करने के लिए मैं मिंगसांगी और ललोंगोल मिजोरम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को आमंत्रित करती हूँ। अब हमारे इस सत्र का आरंभ करने के लिए सबसे पहले मैं लल्लनवादा शोधार्थी हिंदी विभाग मिजोरम विश्वविद्यालय को आमंत्रित करती हूँ हमारे प्रस्तुत करें। और जो जिसका पेपर है और कोई है अभी कोई और है जिसका पेपर प्रेजेंट होना है अभी? ठीक है तब हुआ। सभी सम्मानित अतिथि, प्रोफेसर, शोधार्थी और विद्यार्थी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम लल्लनवादा है और वर्तमान में मैं मिजोरम विश्वविद्यालय में शोधार्थी हूँ। आज मैं अपने सेमिनार पेपर का विषय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे शोध पत्र का शीर्षक है 21वीं सदी की मिजो कहानियों का स्वरूप। पूर्वोत्तर भारत भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का एक अत्यंत समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ अनेक जनजातीय भाषाएं और साहित्यिक परंपराएं विकसित हुई है, जिनमें मिजो भाषा और उसका साहित्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मिजो साहित्य ने समय के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तनों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ अभिव्यक्त किया है। विशेष रूप से 21वीं सदी की नए मिजो कथा साहित्य ने विषय वस्तु, शिल्प और दृष्टिकोण के स्तर पर महत्वपूर्ण विकास किया है। पूर्वोत्तर की भाषाओं और साहित्य की सबसे बड़ी चुनौती ये रही है कि वे अपनी भाषाई सीमाओं के कारण व्यापक राष्ट्रीय पाठक वर्ग तक सहज रूप से नहीं पहुंच पाते। इस संदर्भ में हिंदी एक महत्वपूर्ण सेतु भाषा के रूप में कार्य कर सकती है। हिंदी के माध्यम से पूर्वोत्तर की विभिन्न भाषाओं और उनके साहित्य को व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचाने की संभावना उत्पन्न होती है। इसलिए मिजो कहानियों का हिंदी में अध्ययन न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पूर्वोत्तर और विशेष भारत के बीच सांस्कृतिक संवाद स्थापित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। समकालीन मिजो कथा साहित्य की एक विशेषता यह है कि इसमें लेखक अपने समाज के यथार्थ को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करते हैं। इन कहानियों में प्रेम, सामाजिक संघर्ष, स्त्री की स्थिति, धार्मिक प्रभाव तथा परंपरा, आधुनिकता के बीच उत्पन्न तनाव जैसे विषय प्रमुख रूप से उभरकर सामने आते हैं। इन विषयों के माध्यम से लेखक समाज के उन अंतर्विरोधों को उजागर करते हैं जो आधुनिक जीवन की बदलती परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई है। इसके अतिरिक्त समकालीन मिजो कथा साहित्य में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था और आधुनिक जीवन दृष्टि के बीच जो द्वंद्व उत्पन्न हुआ है, वे अनेक कहानियों का केंद्र विषय बन जाता है। इस संदर्भ में आधुनिक मिजो कहानियाँ केवल साहित्यिक रचनाएं नहीं, बल्कि वे समाज के सांस्कृतिक और वैचारिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी बन सकता है। इसी कारण ये कहा जा सकता है कि 21वीं सदी की मिजो कहानियाँ समाज के आंतरिक यथार्थ को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। वे न केवल मिजो समाज की सांस्कृतिक पहचान को अभिव्यक्त करती है,
बल्कि आधुनिक जीवन की चुनौतियों और संभावनाओं को भी उजागर करती है। इस प्रकार समकालीन मिजो का कथा साहित्य समाज के बदलते स्वरूप, मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक संघर्षों पर एक महत्वपूर्ण साहित्यिक दस्तावेज बनकर सामने आता है। मिजो समाज परंपरागत रूप से सामुदायिक मूल्यों, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित रहा है। पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में परिवार और समुदाय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। विवाह प्रथा, मुंडरी तथा पलाई जैसी सामाजिक परंपराएं समाज की संरचना को व्यवस्थित करने और सामाजिक संबंधों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पारंपरिक मिजो समाज में विवाह को केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं माना जाता था, बल्कि वे दो परिवारों और समुदायों के बीच स्थापित होने वाला सामाजिक संबंध होता था। इसी कारण विवाह से संबंधित निर्णयों में परिवार और समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती थी। इसी सामाजिक व्यवस्था और पारंपरिक मान्यताओं को अनेक मिजो कहानियों में भी चित्रित किया गया है। उदाहरण के लिए सीलन निंजंग की घनश्याम सिंह नामक कहानी को देखा जा सकता है। यह एक त्रासदीपूर्ण प्रेम कहानी है जिसमें मिजो समाज की पारंपरिक विवाह प्रथा और सामाजिक मान्यताओं का चित्रण किया गया है। कहानी में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार पारंपरिक सामाजिक नियम और सामुदायिक अपेक्षाएं व्यक्तिगत प्रेम संबंधों के मार्ग में बाधा बन जाती है। इस प्रकार की कहानी परंपरा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच उत्पन्न द्वंद्व को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार समसोन थनरुमा की सिल्वर गुनगुन कहानी में भी प्रेम और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच उत्पन्न संघर्ष को चित्रित किया गया है। इस कहानी में पिता की असहमति के कारण प्रेमियों का मिलन संभव नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप ये कथा व्यक्तिगत भावनाओं और सामाजिक दबाव के बीच उत्पन्न तनाव को मार्मिक रूप से प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त आदरजा मोहिती तजीम नामक कहानी में स्मृति और प्रेम के भावनात्मक आयामों का चित्रण मिलता है। इस कहानी में पुरस्कृति शैली के माध्यम से अतीत की घटनाओं को याद करते हुए पात्रों की मानसिक स्थिति का चित्रण किया गया है। इन कहानियों में से ये स्पष्ट होता है कि मिजो का साहित्य में प्रेम केवल निजी अनुभव नहीं है, बल्कि वे सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक मान्यताओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। इन कहानियों के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि आधुनिक समय में भी प्रेम कई बार सामाजिक स्वीकृति पर निर्भर रहता है। समकालीन मिजो कथा साहित्य में प्रेम को केवल रोमांटिक भावना के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि उसे सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक मूल्यों के संदर्भ में देखा गया है। इसी कारण ये कहा जा सकता है कि 21वीं सदी की मिजो कहानियां समाज के आंतरिक यथार्थ को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम इस प्रकार प्रेम और सामाजिक संघर्ष का चित्रण आधुनिक मिजो कहानियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन जाता है। हालांकि समय के साथ मिजो समाज में अनेक परिवर्तन आए। विशेष रूप से ईसाई धर्म का प्रभाव, आधुनिक शिक्षा के प्रसार तथा आधुनिक जीवन शैली के विकास के कारण पारंपरिक मान्यताओं और सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन दिखाई देने लगा। आधुनिक विचारों के प्रभाव से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की भावना भी धीरे धीरे विकसित होने लगी। परिणाम स्वरूप कई पारंपरिक मान्यताएं प्रश्नों के घेरे में आने लगी। इन कहानियों में एक और पारंपरिक मूल्यों और सामाजिक मान्यताओं को संरक्षित रखने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, तो दूसरी ओर आधुनिक जीवन दृष्टि और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आकांक्षा भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पारंपरिक मिजो समाज मूलतः पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित रहा है, जिसके कारण सामाजिक और पारिवारिक निर्णयों में पुरुषों की प्रधानता दिखाई देती है। स्त्री की पहचान प्रायः उसके पति या पिता के माध्यम से ही निर्धारित होती थी। इसी सामाजिक संरचना की पुष्टि मिजो लेखक जेमल सोमा अपनी पुस्तक जोजिया में करते हैं। मिजो समाज में स्त्रियां अत्यधिक श्रम करने के बावजूद अपने बच्चों, घर, संपत्ति या धन पर शिकार नहीं रखती थी। वे जो भी कमाती थी वे पति की संपत्ति मानी जाती थी और उन्हें पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार भी प्रायः
नहीं होता था। आगे वे यह भी उल्लेख करते हैं कि यदि कोई स्त्री विवाहेतर संबंध बनाती थी तो उसे उइरे अर्थात व्यभिचारिणी कहकर सामाजिक रूप से अपमानित किया जाता था और पति के घर से निकाल दिया जाता था। इसके विपरीत यदि पति किसी अन्य स्त्री से संबंध रखता था तो उसे सामाजिक निंदा का उतना सामना नहीं करना पड़ता था, बल्कि कई बार इसे पुरुष अहम या पुरुष गौरव के रूप में देखा जाता था। वधु मूल्य की प्रथा तथा उत्तराधिकार की व्यवस्था ने स्त्रियों की स्वतंत्रता को किस तरह पर सीमित किया। यद्यपि स्त्रियां घरेलू कार्यों और साथ साथ कृषि और अन्य श्रम कार्यों में भी सक्रिय रूप से भाग लेती थी, फिर भी उनके श्रम को समान सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं होती थी। आधुनिक मिजो कहानियां इस स्थिति का अत्यंत संवेदनशील चित्र प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए लेखक सीलनचंग की नामक कहानी में माता पिता की भावनात्मक पीड़ा और पारिवारिक संबंधों का मार्मिक चित्रण मिलता है, जिसमें स्त्री की संवेदनात्मक भूमिका स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त कुछ कहानियों में स्त्री पात्र अपने जीवन के निर्णयों के प्रति अधिक सजग दिखाई देता है। आधुनिक शिक्षा और समाज जागरूकता के प्रभाव से स्त्रियां अपनी पहचान और अधिकारों के प्रति अधिक सचेत हो रही है। पात्र केवल पारंपरिक भूमिका तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वे अपने अस्तित्व और स्वतंत्रता के लिए भी संघर्ष करती हुई दिखाई देती है। उदाहरण के लिए माफा की वैता बार्टियन नामक कहानी में वो देख सकते हैं, जिसमें स्त्री पात्र अर्थात नायिका मिजो समाज की पारंपरिक सामाजिक मान्यताओं और बंधनों से अलग एक जागरूक और आत्मचेतस व्यक्ति के रूप में उभरती हुई दिखाई देती है। इस प्रकार 21वीं सदी की मिजो कहानियां स्त्री जीवन के संघर्षों, आकांक्षाओं और बदलती सामाजिक स्थिति को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत करती है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि 21वीं सदी की मिजो कहानियां मिजो समाज के बदलते स्वरूप, मानवीय संबंधों तथा सामाजिक संघर्षों का सजीव चित्र प्रस्तुत करती है। इन कहानियों में प्रेम, सामाजिक मान्यताओं, स्त्री की स्थिति तथा परंपरा और हिंसा के बीच अनुद्वंद को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ अभिव्यक्त किया गया है। पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक परंपराएं भारतीय साहित्य को विशेष रूप से समृद्ध बनाती है। ऐसे में मिजो कथा साहित्य का हिंदी में के माध्यम से अध्ययन न केवल इस क्षेत्र के साहित्य को व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध होता है, बल्कि ये विभिन्न भाषाई संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद। माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे मुख्य वक्ता ललित मौलवी खोजी शिक्षिका MIC आइजोल को आमंत्रित करती हूँ कि वह आकर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। धन्यवाद। अध्यक्षता महोदय डॉक्टर इश्तेमी, मेरे से सह वक्ता जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और यहाँ के सभी मौजूद प्रोफेसर्स और सभी जो मौजूद हैं, उपस्थित थे यहाँ, आप सबको मैं नमस्ते बोलती हूँ। और खास तौर से मैं प्रोफेसर संजय जी और प्रोफेसर रमेश जी के प्रति तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इस संगोष्ठी के लिए याद किया है। हाँ, वक्त तो बहुत कम है, जैसे सर ने हमें बताया है, फिर भी मैं संक्षेप में कम करने की कोशिश करूँगी। और पूर्वोत्तर भारत में हिंदी की स्थिति, जो चुनौतियाँ और संभावनाएं हैं, जैसे बैनर में हमने देखा है, ये बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ हिंदी को मुख्य रूप से एक संपर्क भाषा के रूप में भी देखते हैं, और ऐसा देखा जाता है हिंदी भाषा को, जो विभिन्न जनजातीय समूहों और मुख्य धारा भारत के बीच जो पुल यानी कि जोड़ने का काम करती है। और मैं पूर्वोत्तर भारत का आशय
ये यहाँ पे बताना चाहूँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब यहाँ से बाहर जाते हैं, जैसे मैं जब दिल्ली गई थी, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं वहाँ जो नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट हैं वो भी उनको पता नहीं है। मैं शिलोंग से उस वक्त गई थी दिल्ली, तो उनको लगा कि मैं वहाँ चाइना से आई हूँ शायद मेरी पिंकी आँखें हैं ना, इसकी वजह से। लेकिन उसके अलावा जब शिलोंग दोहराते गई, मैं शिलोंग बोलते हुए भी उन्होंने कहा कि शिलोंग कहाँ है। ये तो उनकी सोच में शिलोंग भारत में नहीं है। इसी कारण से मैं इसे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, इसके बारे में बोलना चाहती हूँ। यानी कि पूर्वी, यानी कि भारत में, ठीक है ना, कुल 8 भारत के राज्य हैं। वे हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, जिन्हें 7 सिस्टर्स यानी कि 7 बहनें के नाम से जाना जाता है। और सिक्किम जो है 2002 में पूर्वोत्तर परिषद में शामिल हुआ, लेकिन 7 सिस्टर्स में इनको शामिल नहीं किया गया, नहीं गिना जाता। इन पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों में हिंदी भाषा की स्थिति जो है वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। कहीं संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली है और हिंदी के महत्व को सभी राज्यों के लोग जो है ना समझते हैं, लेकिन महत्व भी देते हैं, देना भी चाहते हैं। फिर भी हिंदी के प्रति सभी राज्यों की ओर से विरोध है। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है, ये मैं कहना चाहूँगी। और पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी की जो स्थिति है उसे मैं संक्षेप में, अरुणाचल प्रदेश में हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अपनाने वाला ये एकमात्र राज्य है और यहाँ विरोध नहीं है। वहाँ बहुत सारी जनजातियाँ, क्या है, स्थानीय जातीय आबादी की जो भाषाएं हैं वो बहुत है। इनके बीच सामान्य रूप से या साझा भाषा के रूप में हिंदी को वहाँ अपनाया गया है। और शिक्षा क्षेत्र में देखा जाता है कि उनका माध्यम जो है बच्चों को शिक्षा देने के लिए यहाँ हिंदी का प्रयोग होता है। वहाँ अरुणाचली जो भाषाएं हैं ना उनका प्रयोग नहीं होता है। और फिर स्कूलों में प्रमुख विषय जो है इसका माध्यम हिंदी है, ये एक बड़ी बात है वहाँ पे। लेकिन स्थानीय जो भाषाएं हैं उसका असर भी हिंदी पे आई है, असर हिंदी पे आए हैं, वो भी एक बात है। वहाँ अरुणाचल प्रदेश को हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सरकार का समर्थन अच्छी तरह से प्राप्त है। कहीं सरकार का समर्थन जहाँ पे प्राप्त ना हो तो वहाँ समस्या खड़ी हो जाती है। जैसे कि मिजोरम में हाल ही में हमारे ये क्या एजुकेशन मिनिस्टर ने, शिक्षा मंत्री ने समर्थन दिया है और कहा कि यहाँ पे भी अब क्या है स्पीकिंग डे, हिंदी स्पीकिंग डे स्कूलों में रखेंगे। ये बहुत ही खुशी की बात है। अरुणाचल जो है हिंदी के विरोध नहीं करते। और यहाँ असम है, असम में भी हिंदी बोलने सीखने के विरोध में वे नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि सारे के सारे इन 8 राज्यों में हिंदी को अनिवार्य सब्जेक्ट या विषय बनाने के विरोध में सब एकजुट में खड़े हैं, एकजुट सब क्या है सहमति देते हैं एक दूसरे को। ये मैं अच्छा नहीं समझती असम में हिंदी सीखने या बोलने का विरोध नहीं है, लेकिन स्थानीय भाषा और संस्कृति की कीमत पर हिंदी को अनिवार्य बनाने के प्रयासों को वो विरोध करते हैं। त्रिपुरा में हिंदी यही हाल है, वहाँ पे भी हिंदी को मान्यता मिली है। और त्रिपुरा में वर्तमान में स्कूली शिक्षा में हिंदी विषय की स्थिति जो है 2026 यानी कि 2026 के अनुसार काफ़ी सुदृढ़ है। और राज्य में हिंदी को न केवल एक भाषा के रूप में बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों के साथ संचार के माध्यम के रूप में भी बढ़ावा जो है दिया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री क्या है बढ़ावा देते हैं हिंदी को। त्रिपुरा के शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं वहाँ पे भी क्या है काफ़ी तरक्की हो रही है। मैं कहना चाहूँगी यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP जो है 2020 के अनुरूप वहाँ पे प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन हिंदी को महत्वपूर्ण भाषा के रूप में वहाँ स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हिंदी को वहाँ पे पूरी तरह से नकारा
संवाद की भाषा, ज्ञान की भाषा के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। सिक्किम में हाँ सभी लोग हिंदी बोलचाल की भाषा बन गई है वहाँ। वैसे वहाँ की मुख्य भाषा जो है भूटिया, लेप्चा, नेपाली ये सब है, और आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किम, भूटिया, लेप्चा ये सब है। ये उनकी विविधता को दर्शाती है। बहुत सारी भाषाएं आधिकारिक भाषा के रूप में वहाँ सभी लोग अच्छी तरह से हिंदी में बातें कर लेते हैं, लेकिन हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है। ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक की बात भी है। मेघालय की बात करूँ तो मेघालय में हिंदी की स्थिति जो है मिली जुली है, मिश्रित है। राज्य की आधिकारिक भाषा वहाँ अंग्रेजी केवल है। खासी, गारो, जैंतिया इन भाषाओं का प्रयोग जो है बहुत ही मशहूर है, प्रसिद्ध है। और वहाँ मेघालय में स्कूलों में 8वीं कक्षा तक हिंदी तीसरी भाषा के रूप में, यानी कि थर्ड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है, और दूसरी भाषा के रूप में हिंदी जो है MIL के रूप में 12वीं कक्षा तक पढ़ाया जाता है। लेकिन 10th तक जो यानी कि 8वीं कक्षा तक अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। और वहाँ पे सभी मेनलैंड या अनेक दूसरे राज्यों से आए हुए लोग हैं, इसीलिए आए लोग हैं वहाँ पे बहुत ही क्या कहूँ, जैसे कि बहुत जनजाति है वहाँ पे, बहुत सारे मतलब बाहर से भी आए हैं, मिक्स कल्चर है वहाँ, संस्कृति है। इसी कारण से लोग वहाँ पे हिंदी में बोल सकते हैं, और हिंदी जो है वहाँ की एक संपर्क भाषा भी है। लेकिन क्या है, वहाँ उनकी हिंदी जो है टूटी फूटी हिंदी और स्थानीय भाषाओं के साथ मिलजुल कर, जैसे कि ये कहने की बजाय वहाँ पे ईठू बोल देते हैं लोग। इसीलिए जब मैं वहाँ पे नेहरू में MA कर रही थी तो पांडे सर बाजार गए थे, उनको समझ में नहीं आया, आओ यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, देखो ईठू क्या है, ऊठू क्या है। हाँ, ईठू ऊठू बोलते हैं, क्या मांगता है। हाँ, बाजार में गए सब्जी लेने के लिए, क्या मांगता। हाँ, ऐसे उनकी हिंदी जो है, मतलब उनकी जो हिंदी है उसको उसे हम मतलब काफ़ी हिंदी नाम देते हैं, मानक हिंदी नहीं है, प्रभाव है। यही हिंदी जो है बोलचाल की भाषा में सभी लोग वहाँ पे प्रयोग करते हैं, ये मैं बोलना चाहूँगी। और विशेषकर पर्यटक स्थलों और व्यापारिक केंद्रों में भी हिंदी का प्रयोग तो वहाँ पे बहुत होता है। और मेघालय में हिंदी का प्रयोग सहायक भाषा के रूप में किया जाता है, लेकिन इसे सरकारी तौर पर अनिवार्य बनाने के विरोध में हुई थी। ओके, मिजोरम, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझती हूँ इसके बारे में बोलना। मिजोरम में हिंदी की वास्तविक स्थिति जो है बहुत कमज़ोर है, धीरे धीरे सुधरने तो लगी है, लेकिन अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना में अभी भी बहुत पिछड़ी हुई है। पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं, आप मुझसे सहमत है या नहीं, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि हिंदी की जो स्थिति है यहाँ, ये सबसे पिछड़ी हुई है पूरे 8 राज्यों में। मैंने जाके देखा है, हर जगह में गई हूँ, इसीलिए मैं यहाँ हूँ, मैं ना अपने आप को मैं सखाने की कोशिश नहीं करूँगी, यहाँ अपने राज्य की प्रशंसा करने की कोशिश मैं यहाँ नहीं करना चाहती, ये हकीकत है। इसीलिए यहाँ हम पिछड़े हैं। और राज्य में मिजो और अंग्रेजी जो है मुख्य भाषाएं हैं, जहाँ कहाँ जाओ आप देखेंगे सभी लोग मिजो। यहाँ तक कि हमारे मोटिया अंकल जो झारखंड से आते हैं और आसाम से आते हैं, सभी यहाँ पे 1 महीने रहेंगे, मिजो भाषा सीख लेते हैं, और उनसे हम कुछ प्राप्त नहीं करते। उनकी टूटी फूटी हिंदी भी अगर हम एक्वायर कर लेते ना, तो हमारे लिए कितना लाभदायक होता। लेकिन पता नहीं है हमारे समाज को क्या हुआ है, यहाँ पे सभी को मिजो सिखाना है, हिंदी नहीं सीखना है। ये कौन सी मानसिकता है, मैं समझ नहीं सकती। ये बहुत ही बुरी बात है। और लेकिन एक खुशी की बात ये भी है अभी कि पहली बार मिजोरम के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बानुअल
के द्वारा राज्य के सभी स्कूलों में महीने में एक दिन हिंदी स्पीकिंग डे रखने की घोषणा जो है की गई है। पता नहीं एक दिन, महीने में एक दिन बात करके हमारे बच्चे यहाँ सीख पाएंगे या नहीं, ये तो बहुत सोचने की बात है। मुझे बहुत कम लग रहा है। मुझे ऐसा भी लगा कि उन्होंने मिजो स्पीकिंग डे रखा था, बाद में जाकर के उनको थोड़ा बुरा लगा। हिंदी के बारे में हम सब जो है बहुत क्या है, हिंदी की तरक्की के बारे में बहुत बोलते हैं ना, इसीलिए उनको भी लगा कि हिंदी भी क्यों ना करें। ऐसे ही यूँ एक महीने में एक बार ऐसा रख दिया, ऐसा भी लग रहा है। खैर जो भी हो, लेकिन खुशी की बात है। और मिजोरम बोर्ड में हिंदी पहली कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय के रूप में है, लेकिन हिंदी को मिजो से पढ़ाया जाता है। हिंदी को मिजो से पढ़ाना ये मुझे अच्छा नहीं लगता। कहाँ बच्चे सीखेंगे? मैं माइस में पढ़ाती हूँ और मैं वहाँ पे अपनी मतलब शिक्षा का जो माध्यम है मेरा, वो हिंदी टू हिंदी है, हिंदी से हिंदी, यानी कि हिंदी को मैं थोड़ा आसान करूँगी और उसी तरह से पूरी तरह से मैं हिंदी में ही बच्चों को सिखाती हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, है नाम से पहली कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक, लेकिन वहाँ हिंदी को मिजो से पढ़ाया जाता है। ऐसे में बच्चों की तरक्की बिल्कुल भी नहीं हो सकते। हमारे मम्मी पापा, हमारे बुजुर्गों के जमाने से ये तो होता आ रहा है कि स्कूलों में है हिंदी कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन आज तक कोई ढंग से नहीं बोल पाए हैं। ये विडंबना है। और दूसरी बात, कक्षा 9 से हिंदी वैकल्पिक विषय है। अधिकतर बच्चे हिंदी लेना छोड़ देते हैं। क्या है, क्लास 9 पहुँचते 8 के बाद छुटकारा मिल गया। हिंदी 8वीं कक्षा तक किसी न किसी तरह क्वेश्चन जो है उतारे और फिर यहाँ पे ऐसे कैसे करके पास करती है। उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए एलिमेंट्री लेवल्स में, ये छोटे क्लासेस में कोशिशें जो है बहुत कम मुझे नजर आता है। यहाँ पे जहाँ मुझे मौका मिलता है वहाँ मैं बोलती हूँ इस बात से, लेकिन आज तक सुधार काफ़ी नहीं हो पाया है। उच्चतर माध्यमिक स्तर में राज्य शिक्षा बोर्ड के एक भी स्कूल में हिंदी शिक्षक नहीं है, लेकिन बच्चे हिंदी ले सकते हैं। बिना शिक्षा के बच्चे कैसे हिंदी लेंगे? एक नहीं है। इसीलिए जो हिंदी लेना चाहते हैं, माइस जो है जहाँ पे मैं हूँ, CBSE बोर्ड है, केवी है, सेंट्रल नेवी है, केवी, इन्हीं स्कूलों में क्या है, लेकिन ये माइस जो है अंडर द स्टेट बोर्ड, अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, ये राज्य सरकार के अंदर है माइस। लेकिन यहाँ पे क्या है, NDSC के अंदर एक भी ऐसे स्कूल नहीं है जहाँ 11th and 12th में पोस्ट ही नहीं है लेक्चरर के लिए, हिंदी लेक्चरर के लिए, क्योंकि यहाँ पे 11th and 12th के लेवल में जो पढ़ाते हैं उनको लेक्चरर बोलते हैं। कॉलेज, हाँ, ये बहुत ही बड़ी समस्या है यहाँ पे। इसे मैं आपके सामने रखना चाह रही थी, इसीलिए मैंने इस बात को रखा। कॉलेज की बात करें तो मात्र एक ही कॉलेज है, आइजोल कॉलेज, कैथी वहाँ है और अन्य और मेरी सहेलियाँ भी वहाँ हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन मात्र एक है। और विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट तो है ही। इसके अलावा मिजोरम हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंदी भाषा के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए समर्पित हैं। हिंदी के प्रसार में इनका की भूमिका जो है ना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये सब निभा रहे हैं। आइजोल में हिंदी के प्रसार के लिए जनसंचार माध्यमों में मैं ये कहना चाहूँगी, रेडियो और टेलीविजन जो है वो भी बहुत ही विशिष्ट है, बहुत विशिष्ट है। रेडियो में मैं रेडियो जॉकी हूँ। पहले मैं ये जेनी के साथ थी, जेनी भी थी, मैं रेडियो जॉकी करती हूँ अभी भी, कल भी मेरी ड्यूटी है। यहाँ हिंदी
सेगमेंट ये रखा गया है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। पहले केवल मिजो में प्रसारण और अंग्रेजी, और ये जो हिंदी है वो सीधा प्रसारण दिल्ली से, लेकिन आज क्या है, यहाँ पे एफएम रेडियो के जरिए हिंदी में हमें अनाउंस करने का समय मिलता है, रेडियो जॉकी करने का, और वहाँ दूरदर्शन में भी हिंदी लेसन पढ़ाना ये सब होता है। यहाँ अब मैं चुनौतियाँ क्या है इसकी ओर जाना चाहूँगी, मैं संक्षिप्त में ही बोलूँगी। यहाँ की मानसिकता, हम मेंटलिटी जो हिंदी के प्रति अभी भी लोगों के मन में हीन भावना है। कई लोग हिंदी बोलने में संकोच करते हैं, इसे अपनी भाषा नहीं समझते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अपनी भाषा समझना बहुत जरूरी है। हम भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, हमारी पहचान जो है भारतीय होने से है। और मैं तो कहती हूँ भारतीय होकर के भारत में रहकर के हिंदी जानना जरूरी है। इतना नहीं, भारत के बाहर जाए, वहाँ हमारी पहचान जो है भारतीय के रूप में होता है, और वहाँ हमारी मातृभाषा के रूप में हिंदी को हमें लोगों को बताना पड़ता है। आपके वहाँ की मातृभाषा क्या है? इंडिया से आए हैं, तो उनकी समझ में ये है कि हमें हिंदी आती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ही भारत के बाहर जाएंगे और भी महत्वपूर्ण है हिंदी जानना। मेरा मतलब केवल भारत में रहते हुए नहीं, लेकिन अफसोस कि यहाँ की मानसिकता जो है इसे समझ नहीं पा रहे हैं और इसकी आवश्यकता भी नहीं समझते हैं। यहाँ एक डॉक्टर है, ऐसे हिंदी के बारे में जब बातें कर रहे थे हम, तो उन्होंने क्या कहा पता है, बोले कि दिल्ली में गया, अभी मैं वापस लौटा, हिंदी जाने बिना मैं वहाँ जा करके लौट आया, कहाँ मैं भटक गया और कहाँ मैं गुम हो गया। मैंने बोला आप लौट तो आए हैं, लेकिन हिंदी अगर जाने होते तो जितनी समस्याएं उनको सेमिनार अटेंड किया वहाँ पे दिल्ली में कहाँ वहाँ पे हिंदी में होता है, लेकिन उनको लगा कि हिंदी ये जो है इसे तो हम किसी और से भी मतलब ट्रांसलेट करवा लेंगे, लेकिन डबल काम हो गया ना। तो वहाँ पे वो अगर हिंदी को अच्छी तरह से जानते उनकी मतलब अच्छी हिंदी की जानकारी होती ना, तो ऐसी समस्या उनको भुगतना नहीं पड़ता। लेकिन वो खुश है, ऐसी मेंटलिटी वाले इंसान जो है चुनौती है, एक बड़ी चुनौती है। और हिंदी को अनिवार्य करने से स्थानीय भाषाओं और बोलियों का महत्व कम हो जाने का डर, इसीलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग रखा है डर। पता नहीं क्यों यहाँ पूरे 8 राज्यों में सभी के मन में ये डर बैठे हुए हैं कि हिंदी को अनिवार्य बनाने से क्या है, स्थानीय भाषाओं में कुछ समस्या आ जाएगी या हमारी भाषा जो है वो लुप्त हो जाएगी, है ना। इस तरह की धारणा जो है इसे दूर करना बहुत जरूरी है, और उनकी सांस्कृतिक पहचान के खतरे में पड़ जाने का डर एक बड़ी बाधा और समस्या है। कई लोग इसे अपनी मातृभाषा पर हिंदी के जबरदस्त थोपे जाने के रूप में हिंदी को देखते हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी। अतिरिक्त, और केवल इतना ही नहीं, हम पेरेंट्स भी क्या है अतिरिक्त बोझ के रूप में हिंदी को शामिल करने को मानते हैं। यानी कि हिंदी को अगर हम अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में शामिल करेंगे तो वो बोझ समझते हैं। इस डर के कारण क्या है, अपनी सुरक्षा के नाम पर अपने ही विकास के अवरुद्ध पढ़ने की बात को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। स्थानीय पहचान को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कई बार पुरानी और हानिकारक परंपराओं को भी मजबूती से पकड़ लेते हैं ऐसे लोग। यही समस्या है यहाँ नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जिन्हें बदलना समय की मांग है, ये नहीं हम समझ पा रहे हैं। मैं जल्दी जानना चाहूँगी, अंग्रेजी का वर्चस्व, प्रभुत्व, है ना, हर जगह अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व ने हिंदी को घटा दिया है, महत्व
बच्चों को ऐसा तो है ज़रूर, शिक्षा उच्च न्यायालय सभी जगह अंग्रेजी सीखना चाहिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अधिक से अधिक भाषा सीखना भी अच्छा है, लेकिन मैं कहती हूँ हिंदी की कीमत में नहीं, हिंदी की कीमत पर नहीं। यानी कि हिंदी को छोड़ करके अंग्रेजी सीखना ये मुझे ठीक नहीं लगता। हमें सीखना चाहिए भाषा, और लेकिन हिंदी की कीमत पर नहीं। नई शिक्षा नीति NEP ने बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, लेकिन क्या है ना, हिंदी को अनिवार्य बनाने में सक्षम नहीं बनता। हिंदी जाने बिना बहुत क्या है, हिंदी जानने वाले और हिंदी ना जानने वालों में कंपैरिजन तुलना करें तो क्या है ना, हिंदी जानने वाले ही हम ज़्यादा खुश हैं, ऐसा मुझे लगता है। जब हम मिजोरम के बाहर जाते हैं तो भी हमें कम समस्याएं भुगतनी पड़ती है। हाँ, ये बात है। मैं कहती हूँ NEP ने ये किया, अच्छा हुआ, लेकिन NEP 2020 ने भी डायरेक्ट बोल दिया ना कि यहाँ कक्षा 1 से लेकर के 10वीं कक्षा तक लोग डरने लगे। 10वीं कक्षा में बोर्ड में सभी को मतलब परीक्षा देना होगा और फेल हो जाएंगे हमारे बच्चे, लेकिन अगर 5वीं कक्षा तक होता तो अच्छा रहता, ये मैं मन में सोचती हूँ, लेकिन हम कहाँ इसमें से शामिल हैं। मकान को मजबूत बनाना हो तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार हिंदी शिक्षा की नींव ही अगर मजबूत ना हो तो बच्चों का भाषाई और बौद्धिक विकास जो है अधूरा रह जाता है। आगे चलकर हिंदी पढ़ने लिखने बोलने में क्या है, हमेशा बेचारे सबको क्या है, संघर्ष करते रहना पड़ता है। और यहाँ विरोध के बीच हिंदी को अंग्रेजी की भांति अनिवार्य विषय बनाने के केंद्रीय सरकार सक्षम हुआ होता तो कितना अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए हिंदी पढ़ने वालों की संख्या भी बढ़ नहीं पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। राज्य सरकार जो है शिक्षा व्यवस्था में खत्म होने वाला है, 1-2 पॉइंट ही है। शिक्षा व्यवस्था में बड़ा और संरचनात्मक और सकारात्मक भी, संरचनात्मक स्ट्रक्चर और सकारात्मक पॉजिटिव भी बदलाव लाने की मुख्य जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसीलिए हम सब का काम हुआ, हम सब की ड्यूटी है कि राज्य सरकारों में जागरूकता लाना, राज्य सरकारों में जागरूकता लाना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पता नहीं हम इसे कैसे करेंगे, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राज्य सरकार ने बोला, देखा ना, शिक्षा मंत्री ने बोला तो हो गया, महीने में एक बार हम स्पीकिंग दे रखेंगे, नहीं तो कभी नहीं होता। इसलिए सरकार बहुत इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रीय भाषाओं के साथ संतुलन, भारत एक बहुभाषी देश है, ऐसे में हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली और संपर्क भाषा होते हुए भी भारत में भी राष्ट्रभाषा के रूप में और अभी तक हिंदी को मान्यता प्राप्त नहीं है, और इन पूर्वोत्तर राज्यों में आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार्यता के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के साथ जो है ना सामंजस्य बिठाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। मैं तो कहती हूँ क्यों ना हमारे केंद्र सरकार भी, हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है भारत में, तो डर क्यों डरते हैं वे लोग? हमारे राजनीतिक गण क्यों डरते हैं? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में क्या हर्ज है? बना लेते ना। अरे हिंदी भाषा जो है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली चौथी भाषा थी, अब तीसरी भाषा हो गई है। सबसे पहले अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा है अंग्रेजी,
उसके बाद मंत्री, उसके बाद हिंदी। जब विश्व में इतनी बोलने वालों की संख्या है तो क्यों न भारत में इसे राष्ट्रभाषा, केवल राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा के रूप में भी ऐलान हो जाए। और व्यवहारिक अभ्यास का अभाव, ये जो है नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी जगहों में है, खास तौर से मिजोरम में हिंदी बोलने के लिए वातावरण की कमी है। मिजो समाज में हिंदी के लिए माहौल या वातावरण है कि नहीं। जैसे मेरे लिए केवल मेरे टीचिंग के रूम हिंदी का माहौल बन पड़ा, यहाँ हिंदी विभाग में शायद केवल ये रूम, ये कक्ष। गिरजाघर जाओ मिजो भाषा, बाजार जाओ, हाँ सभी हिंदी भाषी वाले भी वहां मिजो बोलने लगे हैं ना। बाजार जाओ तो मिजो भाषा, वायन में एसोसिएशन, बच्चों के खेल की जगह, सारी जगहों में मिजोरम में कहाँ है हिंदी के लिए माहौल नहीं है। वातावरण की कमी है, माहौल की कमी है, अभ्यास की कमी है। ये सोचने की बात है। इसीलिए जो हिंदी पे बातें कर सकते हैं ना, आपस में आइए हम बातें करते रहेंगे, लोगों को भी आइए हम इंस्पायर करेंगे। अगर लोग बोलेंगे देखो ये मिजो होकर के हिंदी में बातें कर रही हैं, कोई बातें नहीं, बोलने दो बोलने वालों को, लेकिन हिंदी का अभ्यास चाहिए। नहीं तो जिनको हिंदी की जानकारी है, जो हिंदी अच्छी तरह से बोल पाते हैं ना, हम भी भूल जाएंगे नहीं तो, क्योंकि भाषा जो है ना प्रैक्टिस पर भी डिपेंड करता है। मैथमेटिक्स, मैं बोलती हूँ मैथमेटिक्स और ये हिंदी जो है ना प्रैक्टिस करने वाली बात है। प्रैक्टिस के बिना हर लैंग्वेज, लेकिन हिंदी और भी, क्योंकि कठिन है। हाल ही में इंटरव्यू बोर्ड में मैं बैठी थी, हिंदी टीचर के लिए कैंडिडेट्स बहुत सारे थे, आए, सबको मैंने पूछा एलिमेंट्री लेवल में आपको पढ़ाना है तो आप और हिंदी के वर्णमाला बताइए, हिंदी में वर्णमाला कितने प्रकार के हैं और उसको आप क्या है सुनाइए। हिंदी वर्णमाला अच्छी तरह से कोई नहीं सुना पाए, बोले कि हम इन टच में नहीं है। अब बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? हाँ ये बात है। इसीलिए यहाँ प्रशिक्षण की भी बहुत जरूरी है। बस संभावनाएं एक दो, हाँ आर्थिक और रोजगार के लिए अवसर प्रदान करती है भाषा। हिंदी भाषा डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र में भी और संपर्क कनेक्टिविटी का साधन है हिंदी, इसे हमें जानना बहुत जरूरी है। तकनीकी चुनौती में क्या है, लिपि और वर्तनी की जटिलता, हिंदी की वर्तनी स्पेलिंग से भिन्नता और कभी-कभी लिपि को जटिल मानना भी एक तकनीकी चुनौती है। इसमें सुधार लाने की आवश्यकता तो है, लेकिन बहुत मुश्किल होगा, ये मुझे लगता है। बहुत पहले से हम इस बारे में बोलते आए हैं। और अंत में मैं कहना चाहूँगी, नई शिक्षा नीति NEP बहुभाषी शिक्षा नीति के तहत, ठीक है, यदि हिंदी को अन्य स्थानीय भाषाओं के साथ रचनात्मक रूप से शामिल किया जाए तो हिंदी की स्वीकार्यता जो है बढ़ सकती है। ये शिक्षा नीति थोड़ा सा मॉडिफाई करके हिंदी को 5वीं कक्षा तक एटलीस्ट क्या है अनिवार्य बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे तो शायद कुछ हो सकता है। क्योंकि एलिमेंट्री लेवल में बच्चे अगर ऑलरेडी हिंदी का ज्ञान रखेंगे ना तो वे आगे बढ़ करके उनमें रुचि आएगी। मैं भी ऐसे ही, मैं शिलांग में पढ़ती थी, दिल्ली में, है ना, हम बाहर से जो आए हैं हमें ऑटोमेटिकली रुचि है। हिंदी विश्व स्तर पर भी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा में से एक है। अब इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिल रही है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की प्रथम राजभाषा है और भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी हिंदी का भविष्य जो है उज्जवल है, लेकिन यह विकास स्थानीय भाषाओं के संयोग में ही संभव है, क्योंकि यहाँ बहुत विरोध होता है हिंदी के प्रति। हिंदी को आइए हम सब थोपे जाने के रूप में नहीं, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपर्क भाषा एवं अपनी ही भाषा के रूप में अपनाएं और सीखें और इसका प्रचार प्रसार करें।
जय हिंद। धन्यवाद। मैं मैम ललवानी कोशिश को उनके ज्ञानगर शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पूर्वोत्तर खासकर मिजोरम में हिंदी की स्थिति के बारे में और उसकी सच्चाई को सामने लाने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारी यही उम्मीद रहेगी कि हिंदी की स्थिति जो है मिजोरम में वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी और उसमें बढ़ावा दिखाई देती जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे मुख्य वक्ता डॉक्टर कृष्णकांत त्रिपाठी, शिक्षा विभाग मिजोरम विश्वविद्यालय को आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आज के सत्र की अध्यक्षा डॉक्टर एस एंटनी, पूर्व वक्ता शिक्षिका ललमोहन और भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए हुए हिंदी के विद्वान, हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान आइजोल से आए हुए शिक्षक, हमारे सहकर्मी, शोधार्थी और विद्यार्थी, सभी को मेरा अभिवादन, नमस्कार। मैं यहाँ पर कोई स्पीच या लेक्चर के मोड में नहीं आया हूँ, अपनी बात रखने आया हूँ और बात करने आया हूँ। जैसा कि सर्वप्रथम तो मैं अमित जी हमारे मित्र हैं और प्रोफेसर संजय कुमार जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस मंच पे मुझे स्थान देके ये मौका दिया कि मैं आपसे बात कर सकूँ। बात कुछ मैं पहले 2-3 तथ्य बता देता हूँ। एक तो मैं अंग्रेजी भाषा के शिक्षक तैयार करने वाला प्रशिक्षक हूँ और दूसरा जो मेरा काम है, जो मैंने पीएचडी की है, सुपरवाइज की है, जो मैंने राष्ट्रीय स्तर पर वक्तव्य दिए हैं अंग्रेजी भाषा के विरोध में दिए हैं। यह NIS के YouTube चैनल पोर्टल पे मेरा एक अंग्रेजी भाषा की स्थिति और त्रिभाषा सूत्र पर एक वीडियो है, आप देख सकते हैं, 2017 में रिकॉर्डेड। तो उसी त्रिभाषा सूत्र के संदर्भ में हिंदी का स्थान तय करने के लिए और मिजोरम के संदर्भ को लेते हुए अब मैं अपनी बात रखूंगा। और मिजोरम की जब मैं बात करता हूँ, मुझे लगता है कि 11 साल हो गए मिजोरम में रहते हुए, तब मैं मिजोरम की बात कर सकता हूँ। और मिजोरम का जो परिदृश्य है बड़ा विडंबनाओं से भरा हुआ है। पहली विडंबना तो मैं ये देखता हूँ, मैडम ने बहुत सारे मुद्दे रखे और मैं 100% मैडम से सहमत, मतलब मेरा भी विचार वैसा ही रहा है। और मैडम मिजोरम व्यापक शिक्षा संस्थान माइस से हैं और मैडम ने चिंता जाहिर की कि हिंदी में पढ़ाने का मैडम काम करती हैं। मिजोरम के लोग शायद भूल गए हैं कि माइस की स्थापना ही हिंदी मीडियम स्कूल के रूप में हुई थी और जिसकी संभावना अब नगण्य है। हिंदी माध्यम में पढ़ाने वाला कोई नहीं है हिंदी शिक्षा के अलावा। दूसरी विडंबना मिजोरम की मैं ये देखता हूँ, मैंने देखा, सोचा, अपने बीएड के स्टूडेंट से इंटरेक्शन करते हुए देखा कि कोई हिंदी नहीं बोल पाता है। तब मैंने पता करने की कोशिश की, जो कल एक शोधार्थी आपके सामने अपना शोध पत्र प्रस्तुत की, उसमें मेरी सहभागिता रही, विचार मेरे उसमें शामिल रहे। मैं खुद विद्यालयों में गया हूँ। मजेदार बात यह है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षक से अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। छोटा भीम, बच्चे अच्छी हिंदी बोल लेते हैं शिक्षकों से। मैं जो बोल रहा था कि मिजोरम में हिंदी के लिए बड़ा अच्छा व्यवस्था बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर। और मिजोरम के होने से पहले स्टेट मैडम कब बना है? 87 और हिंदी संस्थान कब से है? 75 से। हिंदी वो कौन सा है? प्रचार सभा
71 से डायरेक्टरेट में हिंदी सेल है। हिंदी के लिए पर्याप्त मतलब कि बढ़ावा के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं, लेकिन हिंदी तब भी आगे नहीं बढ़ पाई। और ये सिर्फ मिजोरम में हिंदी का संदर्भ नहीं है, जहां जहां त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत तीसरी भाषा को पढ़ाया गया है, वहां तीसरी भाषा का फजीहत हो गया है, बर्बादी हो गई, उसको पढ़ाया ही नहीं गया है। ना तो ढंग से शिक्षण प्रशिक्षण हुआ है, ना तो रिक्रूटमेंट ढंग से हुआ है, और ना ही उसको पढ़ने पढ़ाने पे जोर दिया गया। सीरियसनेस का अभाव रहा। यहाँ भी हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। और मैडम ने एक ग्रोथ का, नॉर्थ ईस्ट में हिंदी के ग्रोथ का वातावरण था। अब ये हिंदी के साथ भी विडंबना जुड़ी हुई। सर आप लोग सहमत या असहमत हो सकते हैं कि हिंदी को समर्थन देने वालों ने हिंदी का ज्यादा नुकसान किया। और उदाहरण मैं दे सकता हूं, संविधान सभा से 1 वोट से हिंदी हारी थी। हारने का कारण ये ना था कि 1 वोट नहीं था हिंदी के पास। हिंदी को समर्थन देने वालों इतने एग्रेसिव थे कि एप्रीहेंशन के कारण, डर के कारण हिंदी को 1 वोट कम मिला। हिंदी राष्ट्रभाषा ना हो सकी, और राष्ट्रभाषा का समर्थन या उसका प्रस्ताव मैं यहाँ नहीं रखना चाहता हूँ, वो अलग विषय है। तो हिंदी का, और एनईपी 2020 में एक वर्ड यूज किया गया त्रिभाषा सूत्र को एग्रेसिवली इम्प्लीमेंट करने। यद्यपि दूसरा वर्ड भी है फ्लेक्सिबिलिटी, उस पर ध्यान नहीं जाता है। और जैसे 2019 में एक ड्राफ्ट आया एनईपी 2020 का त्रिभाषा सूत्र को लेके, आप देखिए 19 में जो नॉन हिंदी स्टेट थे हर जगह से वक्तव्य आने शुरू हो गए, और मिनिस्ट्री को एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि हिंदी हम इम्पोज नहीं कर रहे, एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। और तमिलनाडु बहुत ही एक दुखती रग है त्रिभाषा सूत्र के मामले में, हम लोग उसको ब्लेम करते रहते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे और भी विरोध बढ़ रहा है। अभी कर्नाटका का कन्नड़ भाषा के समर्थन में हिंदी का विरोध, ये कहीं ना कहीं हमारे तरीके में अंतर आने की जरूरत है कि लोगों को ये फील हो जा रहा है कि इम्पोजिशन हो रहा है, जबकि त्रिभाषा सूत्र कोई नया नहीं है। आज तक हमारे पास 3 ही शिक्षा नीति रही। ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई शिक्षा नीति नहीं जिसमें भाषा, माध्यम भाषा और शिक्षा में कौन कौन भाषाएं रहेंगी इस पर विचार ना किया गया। सभी देशों में भाषा शिक्षा नीति है। और कुछ अपुष्ट तथ्यों के आधार पर मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत का जो त्रिभाषा सूत्र था, इसने बहुत सारे देशों की भाषा नीति को प्रेरित किया। और ये आज से नहीं है, ये 19-20 में या अभी हम चर्चा करते हैं, इससे पहले की शिक्षा नीति थी 1996 की, उससे पहले 1968 में। मतलब तीनों शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आज तक 3 बनी है, तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है त्रिभाषा सूत्र। बस मतलब कि जो एक ही बात दिमाग में आती है, दवा तो बहुत अच्छी थी लेकिन टाइम से ली नहीं। एक अच्छी नीति थी शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र, उसको, और ये कब से शुरू होता है कि पहला जैसे हम स्वतंत्र हुए, राधाकृष्णन कमीशन आए हायर एजुकेशन के लिए, उन्होंने कहा कि स्कूल लेवल पे बच्चों को 3 भाषाएं तो आनी चाहिए। फिर उसके बाद कैब ने मतलब एक 57 में संस्कृति भाषा सूत्र को लेके
मजेदार बात यहाँ पर ये देखिए 61 में जो एक सहमति बनी देश में कि 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी स्कूलों में, उस सहमति की कहाँ पर बनी? कैबिनेट ने नहीं बनाई थी, चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में बनी थी। सभी चीफ मिनिस्टर सहमत हुए और तब भी त्रिभाषा सूत्र लागू नहीं हो पाया। फिर उसके बाद 1968 की पहली शिक्षा नीति आई और हमने इसको एक राष्ट्रीय नीति रूप में मान लिया त्रिभाषा सूत्र को। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पहले कोठारी कमीशन था। जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं कोठारी को आज तक याद कर रहे हैं। कोठारी कमीशन की संस्तुतियां इतनी प्रबल थी कि आज तक उन पे इम्प्लीमेंटेशन चल ही रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी कोठारी को कोट किया है। तो कोठारी कमीशन ने एक फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि भाई जो गैर हिंदी प्रदेश है उसमें हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में रखा जाए और जो हिंदी प्रदेश है उसमें आधुनिक भारतीय भाषाओं को एक स्थान दिया जाए। तो त्रिभाषा सूत्र का जैसे नाम आता है तो हम लोग तमिलनाडु को कोसना शुरू कर देते हैं। नुकसान तो है तमिलनाडु के बच्चों का, क्योंकि वहाँ कोई नवोदय विद्यालय नहीं है। नवोदय विद्यालय के नाम से आप समझ सकते हैं कि अच्छा विद्यालय, हम लोग मजाक में कहते हैं कि एक ऐसा मैच जहाँ पढ़ाई भी होती है और पढ़ाई का स्तर ऐसा है कि जहाँ के बच्चे बिना कोचिंग के कुछ अच्छी राष्ट्रीय परीक्षाओं में पास हो जाते हैं, नीट हो या जेई हो। इतने अच्छे विद्यालय वहाँ तमिलनाडु में नहीं, ये नुकसान है बच्चों का। लेकिन क्या हिंदी प्रदेशों ने तमिल को स्थान दिया, तेलुगु को स्थान दिया, कन्नड़ को स्थान दिया? त्रिभाषा सूत्र को 68 में प्रपोज किया गया और जब 86 की पॉलिसी आई तो ये कहा गया इसको सीरियसली इम्प्लीमेंट किया जाए। उसमें राजीव गांधी जी थे, नवोदय विद्यालय का कंसेप्ट वहीं से आया। नवोदय विद्यालय का कंसेप्ट ही त्रिभाषा सूत्र में जन्मा है। नवोदय का बेस ही त्रिभाषा सूत्र है। और एक कंफ्यूजन और रही त्रिभाषा सूत्र को लेकर कि त्रिभाषा सूत्र किस स्तर पर लागू किया जाए, किस क्लास में 3 भाषाएं पढ़ाई जाए। ये अभी तक पढ़ाने वालों को और स्टेट पॉलिसी बोर्ड को क्लियर नहीं है। 86 पॉलिसी में कहा गया था कि सेकेंडरी लेवल तक। अभी एनईपी 2020 में ये जरूर कहा गया है कि प्राइमरी तक इनडायरेक्टली कहा गया है, क्योंकि जब वो कहते हैं कि हम बहुत ही उदार रखेंगे, चौथी भाषा कक्षा 6 और 7 में पढ़ी जा सकती है यदि 3 भाषाएं कक्षा 5 तक अच्छे से पढ़ ली गई। तो इससे तात्पर्य निकलता है कि प्राइमरी स्तर तक 3 भाषाएं पढ़ाई जानी है। लेकिन मिजोरम में जब हिंदी की बात करते हैं एक मजेदार तत्व और दिमाग में आता है। वो सालों बैठे हुए, रंजीत जी बैठे हुए, मैडम, हिंदी किस क्लास से शुरू होती है मिजोरम में? मैडम आपका सीबीएसई है, स्टेट बोर्ड अभी नई सरकार में होगा 1-2 साल। जो मैंने एससीईआरटी की बुक्स देखी उसके तहत मैं 1 से है, अभी 1-2 साल में हो गया होगा। देखिए मैडम तत्व अंदर आ रहा है। हाँ, मिजोरम गवर्नमेंट में कपूर बताइए किस क्लास से? 5 से। यहाँ मजेदार बात ये हमें लगी और थोड़ा मैं इस पे निंदा भी करता हूँ इस मंच से कि भाई साहब इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए
कक्षा 3 से हिंदी पढ़ाई जाएगी और जो मिजो मीडियम है वो कक्षा 5 से हिंदी पढ़ेंगे। इसका मतलब हिंदी इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा होशियार हैं। आपने एक बना दिया है क्राइटेरिया कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ते हैं। एससीईआरटी ने जो बुक डेवलप की है मिजो मीडियम के लिए कक्षा 5 से डेवलप की है और इंग्लिश मीडियम के लिए कक्षा 3 से डेवलप की है। ये एक बड़ी विडंबना है। मैं इसीलिए शुरुआत में कहा कि मिजोरम का हिंदी के संदर्भ में, हिंदी पढ़ने पढ़ाने के संदर्भ में बड़ा विडंबना बनी पड़ी है। और लंगोन भुई मैडम ने एक बात और कही थी कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में हिंदी भाषा के प्रति एक विरोध, एक साइकोलॉजिकल है। परिवर्तन आ रहा है और सकारात्मक परिवर्तन होने से उन तथ्यों में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। हमारे बाहर के भी एक्सपर्ट बैठे हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सर जब मैं आया था तो मेरे पढ़े लिखे जो कलीग थे, मेरे साथ डिपार्टमेंट में काम करने वाले, वो पूछते थे वेन आर यू गोइंग टू इंडिया। तो एक जो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट बना है मिजो नेशन का, वो एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा समय लगेगा उस पर बात करने में। और दूसरी बात है जो मैडम ने कही थी, बाहर लोग नहीं जानते हैं। मिजोरम एक शांति से जीने वाले प्रदेश है, मणिपुर नागालैंड जैसा न्यूज आइटम नहीं देता है, तो लोग मिजोरम को उतना नहीं जानते हैं। और हिंदी ना जानना मिजोरम का एक बाहर से कम्युनिकेशन गैप एक तरीके से बनता है। और हिंदी संस्थान में बैठ के ही मैं एक दो शिक्षकों से बात कर रहा था, तो वहाँ एक शब्द निकल के आया कि मिजोरम भारत में एक आइलैंड है। कल्चरली भारत की बृहद संस्कृति के हिसाब से एक आइलैंड है, इसका मतलब से कटा हुआ है। और इसका मेन कारण बनता है कि जो भारत की कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है या संपर्क भाषा है या कहें कि देश की राजकीय भाषा है, उसमें मिजोरम काफी कमजोर है। और इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। मिजोरम यूनिवर्सिटी में बैठ के हमने 2015 में हिंदी शिक्षण का एक पाठ्यक्रम बनाया। हिंदी का कोई बच्चा नहीं आया हमारे पास, तो फिर हमने उसको 19 में बंद कर दिया। 2 मुख्य बीएड ट्रेनिंग कॉलेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे यूनिवर्सिटी और स्टेट में आईएसटी और हिंदी ट्रेनिंग कॉलेज। बस हिंदी ट्रेनिंग कॉलेज में ही हिंदी के शिक्षक प्रशिक्षक हैं। और उनमें भी एक अलग अलग तरीके से काम करने का स्टाइल है। एक कोशिश हुई है कुछ पिछले सालों में इंटरेक्शन की, लेकिन हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ज्वाइंटली बैठ के ये मान लिया गया है मिजोरम यूनिवर्सिटी के शिक्षा विभाग द्वारा कि हिंदी के शिक्षक तैयार करना हिंदी ट्रेनिंग कॉलेज का काम है। ना तो हम हिंदी का सिलेबस रखेंगे और ना ही हम हिंदी का कोई शिक्षक नियुक्त करेंगे। और जब मैं स्कूलों में गया तो मैंने कुछ शिक्षकों से मुलाकात की जो हिंदी नहीं जानते, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने लिखित दिया, ईमानदारी तो ये है कि उन्होंने लिखित दिया है कि मैं हिंदी पढ़ना, लिखना, बोलना नहीं जानता। 8% ऐसे शिक्षक मिले जो 100-150 के डेटा में उन्हें ईमानदारी हिंदी के शिक्षक, हाँ हिंदी शिक्षक। और ऐसे में मुझे 2 शिक्षक मिले कि एक मतलब कि तो कुछ अच्छे शिक्षक मिले, मैं सारे शिक्षकों को नहीं कोसूंगा। एक बहुत अच्छी शिक्षिका मिली जिनको हम रिसोर्स पर्सन बना सकते हैं हिंदी टीचर्स के लिए।
मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उनका मैंने नंबर पर सेव किया, बहुत अच्छे शिक्षिका थे। लेकिन ऐसी जगह पर जिन स्कूलों में शिक्षक हिंदी का शिक्षक हिंदी नहीं जानता था, वहाँ 2 हिंदी शिक्षक मिले। नंबर ऑफ स्कूल जहाँ तक मोटा मोटी है कि 700 हिंदी शिक्षक केंद्रीय बजट से रिक्रूट किए गए। स्कूल 700 से ज्यादा है, 2000 के आसपास है मिडिल स्कूल। ऑलरेडी नंबर ऑफ टीचर कम है, तब भी 2-2 नियुक्त किए गए हैं। तो एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिंदी टीचर का इश्यू है मिजोरम में। तो जो तीसरी भाषा को पढ़ाने का जो पॉलिसी है उसको तो अडॉप्ट किया है मिजोरम में। मिजोरम के होने से पहले भी हिंदी का बहुत प्रश्न दिया गया है, लेकिन ईमानदारी से नहीं किया गया। अभी स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर गलती से 1-2 शिक्षक हो तो हो, नहीं तो सारे शिक्षक कॉन्टेक्चुअल है हिंदी के। सारे शिक्षक वो 1986 की पॉलिसी के तहत जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी उसी के तहत नियुक्त किए गए हैं। और जब टीचर कॉन्टेक्चुअल होता है तो उसका इन सर्विस प्रोग्राम भी नहीं होता। मैंने 5 प्रोग्राम 200 शिक्षकों के कराए हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। कभी मैं ऐसे शिक्षकों से मिला हूँ, कभी भी उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं किया था इन सर्विस का, जबकि डाइट और SCRT रेगुलर इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग कराते हैं। और उसमें मैंने एक जानकारी दिलाने की कोशिश की कि 2005 NCF 2005 तब ये 23 वाला अंडर डेवलपमेंट था, मैंने नहीं सोचा, प्रोग्राम 23-24 में कराए थे कि NCF 2005 आप जानते हैं 200 शिक्षकों में 2 शिक्षकों ने कहा कि हाँ जानते हैं। कोई शिक्षक जो पाठचर्या की रूपरेखा है, जो राष्ट्रीय स्तर पे किस तरीके से क्या पढ़ाना कैसे पढ़ाना है इसको तय करता है, उसको जाने बिना ईमानदारी से शिक्षण कार्य कर सकता है? मतलब एक्सपोजर ही नहीं है। और एक तरीके से हिंदी शिक्षण को लेकर स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति, उनका अपॉइंटमेंट, इस पे चर्चा जब लोकल कलीग्स के साथ होती है तो एक तरीके से विवादित मैटर हो जाता है। इसमें मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो पॉलिटिकल मुद्दा रहा है। और हिंदी ट्रेनिंग कॉलेज में भी मैं गया तो डिप्लोमा इन हिंदी शिक्षक 2 ईयर, वो भी एक अननेसेसरी मुझे लगा था। मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने बंद कर दिया क्योंकि उसका आउटपुट बहुत पुअर था। कोर्स कंटेंट भी थोड़ा ऐसा लगा था कि डिजाइन किया गया है कुछ नौकरी देने के लिए। वो तो गवर्नमेंट के लिए मैं थैंकफुल हूँ। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो एक अन्य देशों के लिए मोटिवेशन का काम किया, वो हमने ही ईमानदारी से उसका उपयोग नहीं किया। पहले जब शुरुआत हुई 1968 की पॉलिसी से, तब मुद्दा था नेशनल इंटीग्रेशन। तब इसका उद्देश्य था कि हम एक दूसरे की भाषाएं जानेंगे तो संपर्क में रहेंगे और एक रहेंगे। लेकिन 2005 और 21वीं सदी में घुसते ही मुद्दा और वैचारिक अंतर आता है और यहाँ पर ये 3 लैंग्वेज फार्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 2005 NCF 2005 के बाद कि वहाँ स्पष्ट लिखा गया है और बहुत सारे रिसर्चेस भी प्रूव करते हैं कि जितनी अधिक भाषाएं जानेंगे उतना ज्यादा ज्ञानी होंगे। मोर लैंग्वेजेस मोर नॉलेज। आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने समाज में जो 2 भाषाएं जानते हैं या 2 भाषाओं से अधिक जानते हैं, उनका मेंटल प्रोसेसिंग या उनकी कही हुई बात, और जो कम भाषा जानते हैं उनकी कही हुई बात में समझ में अंतर होता है। और
आप लोग डिसएग्री हो सकते हैं, मिजोरम में भी एक परसेप्शन है, जनरल परसेप्शन, जो मिजो लोग बाहर पढ़ने चले जाते हैं, जो बाहर रहते हैं 5-10 साल कहीं दिल्ली में, बेंगलोर में, उनको थोड़ा ज्यादा चालाक मानने लगते हैं। ये हकीकत है, वो चालाक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन वो सही में ज्यादा चतुर होते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा भाषाएं होती हैं। तो जब हमारे लैंग्वेज कॉग्निटिव प्रोसेसिंग में हेल्प करती है, जब हमारे पास 3 लैंग्वेज होंगे, हम 3 तरीके से सोच पाएंगे। तो नहीं भाई, हिंदी के लिए नहीं, किसी भी भाषा के लिए हमें 3 लैंग्वेज फार्मूला, 4 लैंग्वेज फार्मूला, चौथी भाषा कभी मना नहीं थी। कोठारी ने भी चौथी का ऑप्शन दिया था 64 में। तो मोर लैंग्वेज, मोर नॉलेज के हिसाब से तो हमें तीसरी भाषा पर ध्यान देना पड़ेगा, दूसरी भाषा पर ध्यान देना पड़ेगा, और यहां तो उल्टा हो रहा है। मैडम कह रही थी कि हिंदी की शर्त पे अंग्रेजी नहीं पढ़ानी है, हिंदी की कीमत पर अंग्रेजी नहीं पढ़ानी है। यहाँ हम मिजो की कीमत पर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। आपके मोर देन 50% प्राइमरी स्कूल कन्वर्ट हो चुके हैं मिजो मीडियम टू इंग्लिश मीडियम। आप मोनोलिंगुअल होते जा रहे हैं। हिंदी प्रदेशों में अंग्रेजी मीडियम आ गया ज्यादातर। अरे उस पे भी सर मैंने थोड़ा लिखा था, अच्छी जगह नहीं पब्लिश हुआ, इसलिए पब्लिक डोमेन में कम है। मजेदार बात यह है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला, किसके नाम पे? महात्मा गांधी वर्धा शिक्षा योजना और महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार जो हिंदी भाषा या मातृभाषा के रूप में, कितना बड़ा दुख हुआ होगा महात्मा गांधी की आत्मा को। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, छत्तीसगढ़ ने भी ऐसा कुछ किया था किसी के नाम पे, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो ये तो स्थिति है। यही न्यू नॉर्मल है। आजकल न्यू नॉर्मल की बात हो रही है, न्यू नॉर्मल। अगर हम थोड़ा, ये काम फ्री में हो सकता है, थोड़ा अगर हम सीरियस हो, अगर हम मिजो भाषा को बढ़ाना चाहते हैं, और NEP 2020 भी एक तरीके से इधर इशारा करती है, क्यों ना हम किसी हिंदी भाषी प्रदेश से कॉन्ट्रैक्ट कर लें और एक किसी बड़े स्टेट से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आपने 100 मिजो शिक्षक भी पहुंचा दिए कल्चरल एक्सचेंज के तहत यूपी में। अगर आपको 100 हिंदी टीचर मिल गए उनकी तरफ से, तो आपका तो पूरा काम हो जाएगा। भाई वो बड़ा पॉपुलेशन वाला एरिया है, अगर 1000 आप मिजो टीचर वैसे कठिन काम है, मिजो 1000 मिजो भाषा के शिक्षक मिलेगा। लेकिन अगर आप कल्चरल एक्सचेंज के तहत भी अपनी भाषा का पढ़ने पढ़ाने का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वो स्टेट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है, कोई नया काम नहीं है, लेकिन भाषा शिक्षण को लेकर नहीं किया गया अभी तक। अगर स्टेट आपसी मतलब कि डिप्लोमेटिक रिलेशन के तहत इस तरह काम करते हैं, तो आसानी से हिंदी के शिक्षक मिल सकते हैं। और भाषा सूत्र सतत राष्ट्रीय नीति है, आगे भी रहेगी। विरोध अज्ञानता बस होते रहते हैं, और उसको सीरियस से इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके फायदे भी मिलेंगे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी को डॉक्टर कृष्णकांत त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रेरणा निकाले मेरे शब्दों के लिए। और मैं हमारे अध्यक्ष डॉक्टर H. लद्दीन जी, अच्छा ओके, हमारे बीच मौजूद मधुसूदन अतिथि व्याख्याता IIMC आइजोल को आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। बिजली चली गई है, अब आप जो दिखाने वाले थे वो नहीं हो पाएगा। अगर आ गई बिजली तो इन्होंने कुछ एक शॉर्ट मूवी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए मिजोरम में